दोस्तों, जब कोई दुल्हन अपने ससुराल आती है तो अपने साथ ढेर सारा गिफ्ट लेकर आती है। लेकिन एक दुल्हन ऐसी थी कि जो कि प्रेग्नेंट होकर आई थी। जैसे उसका पति उसके पास जाता है तो उससे दूर भागती है, कहती है कि भैया मुझसे दूर ही रहो। इतना सुनने के बाद वो हैरान हो जाता है, कहता है क्या मजाक कर रही हो। लेकिन दोस्तों, ये मजाक नहीं था। ये एक ऐसी हकीकत थी कि जिसका सामना दुनिया का कोई भी इंसान नहीं करना चाहेगा। वो लड़की शादी से पहले किसी के साथ रिलेशन में थी और अपने प्रेमी के द्वारा बनाए गए संबंधों के कारण वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। लेकिन उसकी शादी जबरदस्ती हुई थी, जबरदस्ती इस घर पे भेजा गया था और इसी कारण वो साथ में चूहे मारने की दवा भी लाई थी। अब आधी रात को सुहाग रात में अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है। दुल्हन गलती नहीं किया था, लेकिन सजा उस दूल्हे को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, एक बहुत ही रोचक कहानी है। आइए जानते हैं कि आखिर उसका प्रेमी कौन था, उस दुल्हन का क्या होता है, उस बच्चे का क्या होता है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की। एक लड़का जिसका नाम सुमित होता है। 16 अप्रैल 2023 को उसकी शादी एक कंचन नाम की लड़की से होती है। कंचन बहुत ही खूबसूरत थी। जब वो शादी होके अपने ससुराल आती है, सुमित के घर आती है, तो फिर सारी औपचारिकताएं जो होती हैं दुल्हन के स्वागत की, वो सब निभाई जाती हैं और उसके बाद फिर दुल्हन अपने कमरे में चली जाती है। इधर सुमित जो था वो सारे रिश्तेदारों को खिलाने पिलाने सुलाने के बाद जब उसे रात में 11-12 बजे छुट्टी मिलती है तो फिर वो अपने कमरे में जाता है। अब वो दिन भर के थके से चूर था, लेकिन फिलहाल पूरे उमंग और पूरे उत्साह के साथ वो अपने कमरे में प्रवेश करता है। जैसे ही कमरे में जाता है तो उसकी पत्नी जो कंचन थी, जो दुल्हन थी, वो लेटकर मोबाइल देख रही थी। लेकिन इसे देखते ही वो मोबाइल रख देती है और उसके बाद बैठ जाती है। अब दोस्तों, उसके बाद जो सुमित होता है वो कंचन के पास बैठते हुए कहता है, यार मैं तो डर रहा था कि कहीं तुम सो न गई हो और बहुत थक गया हूं। तुम भी तो थक गई होगी, घर से किसी का फोन वोन आया था क्या। फिर उसके पास जैसे ही वो बैठता है तो वो दूर सरक जाती है। वो कहती है कि मुझसे दूर ही रहो और मेरे पास मत आओ। कंचन कहती है कि मुझे छूने की कोशिश मत करना वरना मैं कुछ कर लूंगी। अब दोस्तों, सुमित जो है वो खामोश हो जाता है। वो कहता है, यार क्या बात कर रही हो, क्या तुम्हारी शादी जबरदस्ती हुई है, क्या प्रॉब्लम है, और मैं इतना ही बुरा लग रहा हूं तो फिर तुमने शादी क्यों की। कंचन कहती है कि मैं आपको बुरा नहीं कह रही हूँ। वो कहता है, तो फिर तो मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, तुम मुझसे दूर भाग रही हो, कह रही हो कि मेरे पास मत आना, तो फिर मैं क्या समझूं। वो कहती है, अब वो रोने लगती है। वो कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ी गलती करके आई हूँ। वो कहता है क्या बात है। वो बहुत पूछने पर फिर बताती है, लेकिन कहती है कि क्या तुम कुछ करोगे नहीं या फिर मुझे मारोगे पीटोगे नहीं। वो कहता है नहीं। पूरी प्रॉमिस ले लेती है और उसके बाद फिर वो कहती है कि मैं किसी से प्यार करती हूं और उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। अब सुमित कहता है क्या। वो शॉक्ड हो जाता है, काटो तो खून नहीं। कुछ ही देर खामोश हो रहता है, उसके बाद बोलता है कि जब ये सब करके आई हो तो तुम्हें फिर मुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी, उसी से कर लेती। कौन है वो कहती है कि है मेरे रिश्तेदार का एक लड़का। वो कहता है कि कब से तुम्हारा ये सब चल रहा था। कहती है कि 1 साल से चल रहा था। फिर उसने कहा, फिर तुमने शादी क्यों की, मुझे क्यों फंसाया और ये सब करने की क्या जरूरत थी। वो कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे माँ बाप की गलती है। वो कहती है कि मेरे माता पिता उसको पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने हमारी शादी नहीं की। तो फिर सुमित ने कहा, फिर तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे पेट में उसका बच्चा है, कितने महीने का है, तुमने चेक किया था। वो बोली कि हाँ मैंने चेक किया था, 2 महीने का या 3 महीने का होगा। वो कहता है, यार अजीब सी बात है, तो तुमने माँ बाप को बताया नहीं कि पेट में बच्चा है। वो बोलती है, मैंने सिर्फ इतना ही बताया था कि मुझे अमन से शादी करनी थी। दोस्तों, उस लड़के का नाम अमन था। वो कहती है, मैंने जैसे बताया मुझे अमन से शादी करनी है तो लोग मुझे मारने पीटने लगे, मुझे धमकाने लगे और फिर मैं डर गई। बच्चे वाली बात मैं नहीं बताई, अगर मैं बताती तो मुझे जान से ही मार देते। सुमित कहता है, यार फिर तुम दोनों घर से भाग जाते, आजकल बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, तो फिर तुम क्यों नहीं गई। वो बोलती है कि फिर इसमें माँ बाप की बदनामी होती, खानदान की बदनामी होती।
कहता यार बदनामी तो अभी भी होगी, तुम्हारी तो होगी होगी, मेरी भी होगी, और उसका पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कौन है वो। और तुम यार अब मैं क्या बताऊं, अब बताओ तुम क्या चाहती हो। वो कहती है कि मैं उसके पास जाना चाहती हूं या फिर मर जाना चाहती हूं। वो कहता है यार ये तुम्हें तो पहले सोचना था, कैसे तुम मर जाओगी। वो बोली, अपने पर्स से एक दवाई निकालती चूहे की, बोलती मैं यही लेकर आई हूं। वो कहता है यार देखो मरने मुरने की बात मत करो, तुम उसके पास ही चली जाना। और यार अब मैं क्या बताऊं, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, मैंने तो जिंदगी में ऐसा कोई काम किया नहीं, और यार तुमने तो मुझे फंसा दिया। उसके बाद कहता है कि उसका नंबर वंबर है, उसे फ़ोन मिलाओ। वो फ़ोन मिलाती है, लेकिन अमन जो है 3-4 बार फ़ोन मिलाती है, फ़ोन उठाता नहीं है। रात को 1 बज रहे थे, 2 बज रहे थे। वो कहता है यार बताओ तुम मेरे साथ हो और उसे वो चैन की नींद सो रहा है, उसे जरा भी चिंता नहीं, उसे तो नींद ही नहीं आनी चाहिए थी। फिलहाल वो कहता है चलो ठीक है सो जाओ। उसके बाद दोनों अलग अलग होकर के दूर दूर सो जाते हैं। अब जैसे ही सुबह होती है लोग दुल्हन के कमरे में घुसते हैं, उसका चद्दर वगैरह चेक करते हैं। कुछ लोग यहाँ तक पूछते हैं कि भाई कैसी रही सुहाग रात, और किसी ने छुआ हुआ तो नहीं था उसे। वो कहता है यार जो भी था सही था। उसके बाद फिर जैसे ही दोपहर को मौका मिलता है, कंचन अपने कमरे में अकेली थी, तो वो उससे कहता है कि अरे उसका फ़ोन ऑन आया था कि नहीं आया था। वो कहती है कि नहीं आया था। वो कहता है ठीक है मिलाओ। अब जैसे ये फ़ोन मिलाती है तो फ़ोन उठा लेता है। कहती है कि रात में फ़ोन क्यों नहीं तुम उठाए थे। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगा जैसे तुम्हारा पति ना कहीं फ़ोन करवा रहा हो, और इसीलिए मैं नहीं उठाया, मैं डर गया था। तो सुमित कहता है कि हाँ भाई मैं ही फ़ोन करवा रहा था। इतना सुनते ही वो फ़ोन काट देता है। वो कहता है कि यार फिर से मिलाओ। अब कई बार फिर फ़ोन मिलाने के बाद उठाता है, फिर कहता है हाँ कंचन बोलो। वो कहती है फ़ोन मत काटना, मैंने जो है और इनसे तुम्हारी बात सारी बता दी है, और ले लो बात कर लो। सुमित को फ़ोन दे देती है। सुमित कहता है भाई जब तुझे अंत तक नहीं निभाना था तो तूने ऐसे लड़की की ज़िंदगी क्यों खराब की और मेरे घर पे क्यों भेज दिया, मेरी भी ज़िंदगी खराब हो गई। जब तू अंत तक नहीं निभा सकता था तो ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि सर ऐसा है भाई कि मैं तो सब कुछ निभाने के लिए तैयार था, मगर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। वो कहता है कि बड़ा अच्छा तू काम कर रहा था कि लोग तेरा साथ देते। ऐसे कौन करता है यार, प्यार तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन किसी लड़की को माँ बना देना, उसके बाद फिर दूसरे के घर भेज देना, ये कौन सा तरीका है। अरे ये तो अपने माँ बाप से डर गई, तू तो अपने घर पे बोल सकता था, इसके माँ बाप से बोल सकता था। तो बोला भाई मैं भी डर रहा था। तो बोला कि अब बता मैं क्या करूं, क्या चाहता है तू। ये कहती है कि तेरे बिना मैं जी नहीं सकती। तो वो कहता है कि भैया अगर किस्मत में मरना ही लिखा होगा तो हम लोग मर जाएंगे। अब सुमित कहता है यार तुम लोगों ने तो दिमाग खराब कर दिया, 5-6 लाख रुपए मेरे खर्च हुए, और मैं क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों को। अब मेरे घर वाले क्या मुंह दिखाएंगे जब उनको पता चलेगा कि दुल्हन किसी के साथ और है, और फिर उसके पेट में ऐसा ऐसा, फिर कितनी बदनामी होगी मेरी, मैं क्या करूं। सुमित कहता है कि देखो ठीक है, मैं 2-4 दिन में कुछ सोच के बताता हूं और तुम लोगों का कुछ सेटिंग करता हूं, लेकिन इस बीच जो है ये मेरे साथ ही रहेगी, जैसे एक पत्नी अपने पति के साथ रहती है। ये बात और है कि मैं इसको कुछ छूऊंगा नहीं, कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन तुझे मुझ पर भरोसा है कि नहीं है। अमन कहता है भैया भरोसा तो करना पड़ेगा। कहता कोई बात नहीं, मेरे पे नहीं होगा, तेरे अपनी जो क्या है कंचन है इस पर तो तुझे भरोसा होगा। कहता है भैया भरोसा तो करना ही पड़ेगा। अब उसके बाद फिर फ़ोन रख देते हैं, और धीरे धीरे 2-4 दिन 1 महीना बीत जाता है। अब कंचन की जो तबीयत थी वो खराब होने लगती है उस बच्चे की वजह से। वो उसे परेशानियां होने लगती हैं, उल्टी वगैरह होने लगती है। शायद उसका वो 3रा महीना चल रहा था। अब घर वाले जब सुनते हैं, उसके लक्षणों को देखते हैं, तो खुश होते हैं। कहते हैं लगता है ये गुड न्यूज वाली प्रॉब्लम है, खुशखबरी है। उसे कहते हैं अरे जा हॉस्पिटल में दिखा, कहीं चेक वगैरह करा, घर पे चेक कर ले। तो वो चेक करता है, सबको बता देता है कि हाँ खुशखबरी है। सब लोग कहते हैं ठीक है जा डॉक्टर को दिखा ला। अब सारे खुश हैं, उसको बधाइयाँ देने लगते हैं, लेकिन अब सबको क्या पता अंदर की कहानी क्या है। अब लेकिन इस 1 महीने के दौरान जो सुमित था वो कंचन को कभी कुछ कहा नहीं। उसके लिए वो फल फ्रूट लाता, दूध दही लाता, सारी चीज़ें बाजार से खरीद कर लाता, यानी कि उसकी देखभाल करता जैसे कि एक पति अपने पत्नी को करता है।
और उसी कमरे में रहता, अलग ही रहते, लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि ये रात में अलग सोते हैं। वो नहा धो के जाती, कपड़े बदल लेती, मुंह इधर कर लेता, ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन जब डॉक्टर के पास गया तो फिर वो उधर से अमन को भी बुलाता है कि भाई आ जा, आज जो है थोड़ा मौका मिला है बाहर निकलने का, और मैं कंचन को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। फिर वो वहाँ पर आता है हॉस्पिटल, वहाँ पर जाते हैं, वो दोनों बैठते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ होता है, डॉक्टर दवा देती हैं। उसके बाद वो लोग अपने अपने घर चले आते हैं। लेकिन घर आने के बाद जो अमन था वो कंचन को फ़ोन करता है, कहता है कि बहुत खुश हो, अच्छा पति पाई हो, और मुझे लग ही नहीं रहा था कि तुम्हें कोई तकलीफ है देखने से। वो कहती है कि जब कोई इंसान अच्छे से रख रहा है तो तकलीफ किस बात की होगी, और सुमित बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अब जैसे ही वो सुनता है तो और जल भुन जाता है, वो उन दोनों पर शक करने लगता है। अमन कहता है इतनी तारीफ कर रही हो, मैं फिर क्या हूँ। वो कहती है कि जो तारीफ करने के लायक होते हैं उनकी तारीफ की जानी चाहिए, और सुमित अच्छे हैं तो मैं इसीलिए कह रही हूँ। वो कहता है कि तभी तो जूस लाया, उसके हाथ से जूस पी लिया, हाथ पकड़ के चल रही थी। अल्ट्रासाउंड रूम में भी वो गया तुम्हारे साथ, उसके सामने तुम्हारा अल्ट्रासाउंड हुआ। वो कहती है कि एक पैसा तो तुम लाए नहीं, हाथ पर 100 रुपये रखे भी नहीं, दवा तक के पैसे नहीं दिए, सारा कुछ सुमित ने ही लगाया, ये भी नहीं बोले चलो अल्ट्रासाउंड के ही पैसे दे दूं, और तुम ऐसा कह रहे हो। अरे इससे अच्छा तो तुम नहीं आते, तुम्हारे आने से तो और बेइज्जती हुई मेरी, मैं तो और अब सुमित के नज़रों में गिर जाऊंगी, क्या सोचेगा मेरे बारे में और तुम्हारे बारे में। तुम ऐसे उठ के चले आए और ऊपर से ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं। अब दोस्तों उसके बाद जो है सारे समीकरण बदल जाते हैं। जो अमन था अब उसे रत्ती भर भरोसा नहीं रहता इन दोनों के ऊपर, यानी कि कंचन के ऊपर। वो कहता है कि तुम बेवफाई कर रही हो, धोखा दे रही हो, और तुम्हारा आशिक कहाँ है। अगर जरा भी देर हो जाती, फ़ोन नहीं उठाता तो कहता कि कहाँ गया तुम्हारा आशिक, क्या कर रही थी तुम। तो अब कंचन को उसकी बातें बहुत बुरी लगने लगती हैं, वो बोलता ही ऐसे था। अब दोनों में फ़ोन पर लड़ाइयाँ होने लगती हैं, गाली गलौज होने लगता है। लेकिन जो सुमित था वो वैसे अभी भी कंचन का ख्याल रख रहा था, उसे मानता था और उसे हर सुख सुविधाएं जो देनी चाहिए वो देता था। लेकिन अमन और कंचन का कुछ ठीक नहीं चलता है। अमन उसे दिन रात टॉर्चर करने लगता, फ़ोन पर उल्टी सीधी बातें कहने लगता है, जो नहीं कहने चाहिए वो कहने लगता है। तो इससे जो कंचन थी वो परेशान हो जाती है, डिप्रेशन में आ जाती है। और एक दिन ऐसा होता है, हालांकि जब अल्ट्रासाउंड हुआ था तभी डॉक्टर ने कहा था कि कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा है, लेकिन फिर दोस्तों ऐसे ही 15-20 दिन जब बीतते हैं तो फिर उसका मिसकैरेज हो जाता है, यानी कि जो बच्चा था वो पेट में खराब हो जाता है। उसके बाद उसको ब्लीडिंग होने लगती है। वो चिल्लाती है, सुमित से कहती है कि देखो ये क्या हो रहा है। अब सुमित जो है वो क्या करे, अगर घर की महिलाओं को बताता, वो हॉस्पिटल में साथ में जाती तो फिर वहाँ पर पोल भी खुल सकती थी। उसके बाद वो खुद ही लेके उसको भागता है, हॉस्पिटल लेकर जाता है बाइक पर बिठाकर, और वहाँ पर डॉक्टर जो है कहते हैं भाई सब कुछ खराब हो चुका है और इसका जो है वो सफाई करवाना पड़ेगा। बोलता कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, कर दीजिए। उसके बाद वहाँ वो अमन को फ़ोन करता है कि भाई आ जाओ, ऐसी ऐसी बात है, मामला सीरियस है, इसकी हालत गंभीर है, आ जाओ मिल लो। लेकिन वो वहाँ पर आता नहीं है, और उसके बाद ये सारा जो प्रक्रिया था खुद ही करवाता है, जो सिस्टर थी वो सब करती हैं। और फिर उसके बाद जब घर से फ़ोन आता है कि हाँ क्या हुआ, कहाँ लेकर गया बहू को, वो कहता है बस थोड़ी सी तबीयत खराब है। लेकिन घर लेकर जब आता है, उन लोगों को पता चलती कि ऐसी ऐसी बात थी, तो उसे डांटने लगती है कि हम लोगों को क्यों नहीं बताया, हम लोगों को क्यों नहीं साथ में लेके गया। लेकिन वो कहता है कि अब तुम लोगों को बताता या फिर लेके भागता, और तुम लोग वैसे भी टेंशन में आ जाते, तो इसीलिए मैंने बताया नहीं। अब की बार अमन नहीं आया, लेकिन जब पिछली बार अमन आया था तो फिर जब इन तीनों में बात ये हुई थी कि जब इसका बच्चा होगा तो घर वाले जो है जाहिर सी बात है उस पर ऑब्जेक्शन करेंगे कि शादी हुए 7 महीना हो गया या 6 महीने हुआ तो बच्चा कैसे हो गया। तो जब ये सब सारी चीज़ें करेंगे तो तुम बीच में आ जाना, मैं इसका हाथ तुम्हें पकड़ा दूंगा, तुम लेके चले जाना। यही सब बात हुई थी। लेकिन अब जो है अब की बार अमन आता नहीं है, और उसके बाद वो और जो है फ़ोन करके कहता है कि तुम लोगों ने ज़रूर कुछ गड़बड़ किया होगा और तभी ऐसा हुआ है, तुम ये सब करती रही और मुझे नहीं बताई।
उसके बाद जब उसके मायके वाले सुनते हैं कि जो कंचन थी उसका ऐसे ऐसे हो गया, जो बच्चा था शायद पेट में खराब हो गया, तो फिर वो उसको अपने घर लेकर जाते हैं कि कुछ दिन रहेगी, आराम करेगी। वैसे भी उसके विदाई का समय हो गया था, तो उसको वो घर पर लेकर जाते हैं जहाँ पर वो अपने माँ बाप के साथ रहने लगती है। लेकिन जब 10 दिन बीतता है तो जो सुमित था वो कंचन को फोन ऑन नहीं करता था, लेकिन उसे उसकी बड़ी याद आ रही थी। वो सोचता है यार कंचन थी घर में तो कहीं से आता था, पानी लेकर आती थी, कुछ खाने को देती थी और हमेशा खुशबू से कमरा महकता रहता था, ऐसे सजा के रखती थी। भले ही अंदरूनी रिश्ता नहीं था लेकिन वो मेरे आसपास ही रहती थी। वो उसे याद करने लगता है और फिर वो कंचन को फ़ोन लगा देता है। कंचन फ़ोन उठाती है, कहता है कि हेलो कंचन, कैसी हो, कैसी तबीयत है तुम्हारी। वो रोने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारी बहुत याद आ रही है मुझे, और सच में तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो कहता है कि मैंने तुम्हें फ़ोन नहीं लगाया कि क्या पता अब तो तुम्हें दूसरे के घर जाना है। वो कहती है कि नहीं, मुझे आओ और अपने पास ले चलो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। वो कहता है कि यहाँ आकर क्या करोगी। वो कहती है कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, लेकिन मुझे आपके पास आना है, प्लीज़ आप आ जाओ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। तो उसने बोला तुमने फ़ोन तो नहीं किया। वो कहती है कि मैं डर रही थी कि कहीं तुम बुरा मान जाओ, वैसे भी तुम इतने परेशान हुए। वो कहता है कि मैं सच बताऊं, जब से तुम गई हो तो ये घर सूना सूना लगता है, तुम्हारे सामानों को देखता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है फिर आ जाओ, मुझे लेकर चलो। वो कहता है कि हाँ आकर क्या करोगी, हम दोनों में तो कोई रिश्ता है नहीं, कुछ करना तो है नहीं। वो कहती है कि तुम्हारी जो मर्जी कर लेना, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। वो कहता है लेकिन तुम तो किसी और की अमानत हो, जहाँ जाना है वहाँ जाने की तैयारी करो। वो कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना और मेरा अब किसी से कुछ नहीं है, वो मेरी गलती थी जो मैंने कर ली थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है, तुम आ जाओ। जब ये बात सुमित सुनता है तो कहता है कि कब आ जाऊं। वो कहती है अभी आ जाओ। 25-30 किलोमीटर वहां से उसका ससुराल था। बाइक उठाता है और फिर शाम को ही वो निकल लेता है। घर पे जब जाता है तो घर वाले देखते हैं, कहते दामाद जी आए हैं, खुशी खुशी पानी वगैरह पिलाते हैं। उसके बाद जो है वो जाता है, कंचन से मिलता है। जैसे ही कंचन उसको देखती है उसके सीने से लिपट जाती है, फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है कि मुझे माफ़ कर दो और मुझसे बहुत गलती हो गई है, मैं तुम्हारे लायक तो नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे अपने पास ले चलो, जैसे भी रखोगे, जैसे भी कहोगे मैं वैसे ही रहूँगी। वो कहता है कि क्या हुआ, उधर से क्या हुआ तुम्हारा। वो बोली कि उसका नाम मत लो, मुझे नहीं जाना उसके पास। अब दोस्तों ये पहला ही मौका था कि जब दोनों एक दूसरे के गले लगे थे। दोनों एक दूसरे के गले काफ़ी देर तक लगे रहते हैं। कहती है कि तुम जो सज़ा दो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। और दोस्तों उसके बाद सुमित जो है वो 2 दिन अपने ससुराल में रुकता है और फिर उसके बाद वो कंचन को लेकर अपने घर आता है और फिर उसे वो माफ़ कर देता है। दोस्तों उसके बाद फिर वो दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं। आज ये दोनों बहुत खुश हैं, बहुत ही शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्या जो सुमित ने किया वो सही था या गलत था? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सुमित ने सही किया या गलत किया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये कहानी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।